हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। आई एम स्नेहा सिंगाटिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारे चैप्टर नंबर 1 था वो स्टार्ट कर लिया था और साथ ही साथ हमने पूरी बुक का भी इंट्रो लिया था कि किस टाइप से हमारी बुक फर्स्ट बुक जो है हमारी, उसके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो हम कवर अप करते हुए जाएंगे और उसके अंदर 7 चैप्टर्स हमारे रहने वाले हैं जो कि पूरे के पूरे चार्जेस पर बेस्ड है। ठीक है, और इसी के साथ हमने आवेश का कुछ इंट्रोडक्शन किया था। आवेश के बारे में हमने लगभग सब बातें जान ली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा आगे उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम बात करते हैं आवेशों की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी। आवेश क्या होते हैं, मूलभूत गुण होता है जिसके कारण दोनों फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न या अनुभव किया जाता है। सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली आवेश के बारे में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम स्टार्टिंग में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर नहीं देखा था, जो हमें इस आगे थोड़ा सा बढ़ने के लिए, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए जानना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले कि आवेश, एक हमने आवेश लिया है। ठीक है, क्योंकि आवेश का नोटेशन जो है हमें पता है कि स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली एक हमने यहाँ पर हम 3 केसेस लेते हैं। ठीक है, 3 केसेस लेते हैं कि आवेश जो होता है, हमने देखा था आवेश अगर गतिमान अवस्था में होता है तो उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि हमारा ये वाला चैप्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मली चार्ज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम चार्ज हमारा जो होगा वो एट रेस्ट होगा, यानी वो गतिमान अवस्था में नहीं होगा, वो स्थिर अवस्था में होगा, विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से गति के आधार पर हम 3 केसेस लेते हैं। 3 केसेस लेते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट केस है कि अगर हमारा जो चार्ज है, ठीक है, अगर हमारा जो चार्ज है वो रुका हुआ है यानी विरामावस्था में, अगर विरामावस्था में होगा तो चार्ज का जो वेग है वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, वेग कैसा होगा, वेग 0 होगा। ठीक है, अगर हमारा चार्ज कहाँ पर है, कैसा है, एट रेस्ट है यानी विरामावस्था में है, तो उस केस में जब हमारा वेग जो है वो 0 होगा तब ये ओनली एंड ओनली विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र इसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। सेकंड केस लेते हैं कि अगर हमारा ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई आवेश है, क्यों, अगर ये गतिमान अवस्था में हो, अगर ये गतिमान अवस्था में हो। ठीक है, तो एक तो गतिमान अवस्था में हमारा सेकंड केस है, एक हमारा तीसरा केस भी है, वहां भी चार्ज कैसा होगा, गतिमान अवस्था में होगा। लेकिन सेकंड और थर्ड केस में एक छोटा सा डिफरेंस है कि वेग जो है एक में नियत होगा, यहां पर हमारा वेग नियत होगा यानी कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वेग से अगर मूव करे यानी एक समान चाल से अगर चल रहा हो, एक समान चाल से, ठीक है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करे यानी कांस्टेंट वेग से अगर वो चल रहा है, तो उस केस में यहां पर 2 चीजें क्रिएट होंगी। 2 चीजें क्रिएट होंगी, कौन कौन सी, एक तो विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। थर्ड केस में क्या लेंगे, अगर हमारा v नियत ना हो यानी कि परिवर्ती चाल हो, ठीक है, समान समयांतराल में समान दूरी तय न करे यानी कि v हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में चार्ज 3 प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसी, एक तो वो क्रिएट करेगा विद्युत क्षेत्र, देखते जाइएगा। ये डिफरेंस अगर हमें स्टार्टिंग में समझ में आ गया तो आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स को हम यूं काटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र, साथ में ये क्रिएट करेगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान अवस्था वाला आ गया सारा केस, साथ में ये विकिरण का उत्सर्जन भी करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, विकिरण का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन करेगा, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसके आधार पर फर्स्ट जो केस है एट रेस्ट, इस पर 2 चैप्टर्स है हमारे, उसके बाद आगे 3 चैप्टर्स है हमारे जहां पर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो भी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एक अल्टरनेटिंग करंट आएगा। लेकिन तीसरा जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर देखिए, एक तो विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा विकिरित कर रहा है, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी पर बेस है हमारा एक चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये वाला हमारा जो लास्ट चैप्टर है आपके बुक का, ठीक है, ये वाला चैप्टर हम, ये जो है वो
आवेश की परिवर्ती चाल पर आधारित है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो वो ओनली विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, जब वो गतिमान अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जो है वो दर्शाता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी। और जब वो गतिमान अवस्था से लेकिन एक समान चाल से नहीं चल रहा है, परिवर्ती चाल से चल रहा है, तो उस केस में वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर स्टार्टिंग में समझ में आ गई तो बेस्ट है, अदरवाइज हम थोड़ा सा उलझते रहते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। और उसके बाद चलिए, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं एक हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज में चार्ज की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें एक कॉन्सेप्ट और हमारा रह गया था प्रीवियस वीडियो में, और वो हम अभी कर लेते हैं। देखिएगा, हमारा एक कॉन्सेप्ट छूटा था जिसे हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, जैसा कि आप जानते हैं, अगर मैं कहूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए, तो आप बताएंगे कि ऊर्जा जो होती है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। और इसके बाद आपके सामने एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आने वाला है, बस एक बार ये टॉपिक समझ लो, एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि आप कोई भी आप प्रक्रिया कर रहे हो, कोई भी अभिक्रिया कर रहे हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, आपने कुछ भी परिवर्तन किया, तो परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के बाद निकाय का कुल जो आवेश होता है वो नियत रहता है, यानी सेम रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कल क्या किया था, एक हमारे पास NaCl कंपाउंड था। ठीक है, इस पर अगर हम नेट आवेश देखें, अभी ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, यानी पूरा कंपाउंड एक्चुअली उदासीन है। ठीक है, तो इस केस में इस पर जो नेट चार्ज है वो कितना है? आप कहेंगे 0, कोई भी इस पर आवेश नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, इससे हमने क्या किया, Na+ बना दिया, यानी सोडियम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और वो इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि चार्जेस यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन चार्जेस क्रिएट कहाँ हुए हैं? इससे लेकर ही तो इसको दिया है, तो नेट चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है ना। नेट चार्ज क्या है? यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया से पहले नेट जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर -Q था, +Q था, -Q था। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास नेट चार्ज कितना था? मान लीजिए -Q इसका नेट चार्ज आया। अभिक्रिया कराई हमने और इन चार्जेस को हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि -Q/2 यहाँ कर दिया, और मान लो ये चार्ज जो है वो 2 पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, और ये -Q जो है यहाँ पर -2Q और एक +Q ये हमने क्रिएट करवा दिया और एक +Q पड़ा है। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से हमने कोई भी इस टाइप का एक रिएक्शन जो है, कोई भी इस टाइप का चेंज किया, तो इसमें यहाँ पर नेट आवेश यहाँ -Q है और यहाँ भी जो नेट आवेश है वो कितना होगा? -Q ही होगा। या फिर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इस टाइप से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, कि ये रिएक्शन मान लो ये कोई भी हमने परिवर्तन किया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी परिवर्तन किया और यहाँ पर एक X चार्ज है। ठीक है, तो इस X चार्ज की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है क्या होगा कि यहाँ का जो नेट चार्ज है वो इस वाले के नेट चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि ये किसका नियम है? ये आवेश संरक्षण का नियम कहता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से नेट आवेश आएगा -Q -2Q एंड +Q दैट इज इक्वल टू -Q, यानी कि इसका नेट कितना आ गया? Q नेट कितना आया आपका? यहाँ से Q नेट आ गया -Q। अब आप यहाँ से Q नेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ से Q नेट आएगा -Q/2 प्लस -2Q प्लस का Q और उसके बाद माइनस का Q/2 और प्लस में X। ठीक है, तो ये -Q/2 एंड माइनस ये हो गया माइनस एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा -2Q प्लस X इज इक्वल टू Q नेट। ठीक है, ये बच गया। अब ये वाला Q नेट और ये वाला Q नेट, क्योंकि ये रिएक्शन के बाद में है, चेंज के बाद में है परिवर्तन के, और ये परिवर्तन से पहले है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए और ये दोनों, इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो -Q बराबर हो जाएगा -2Q प्लस X के, तो X की वैल्यू आ जाएगी, इस -2Q इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2Q और ये बन जाएगा हमारा Q।
इसका प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर इस x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में q, ठीक है। तो इसका यूज़ हमें कैसे करना है वो भी मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिया, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का नियम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास एक उदासीन वस्तु है, ठीक है। आपके पास एक उदासीन वस्तु है, तो क्या आप जानते हैं कि उदासीन वस्तु पर क्या कहेंगे? उदासीन वस्तु को कैसे परिभाषित करेंगे हम? देखिए, उदासीन वस्तु को हमें परिभाषित करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि उदासीन वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं होता है? देखिए, यहाँ पर क्या हम ये कहेंगे कि इस पर आवेश 0 होता है? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे उदासीन वस्तु है तो आवेश कैसे होगा उस पर? सिंपल सी बात है, उदासीन वस्तु पर आवेश नहीं होगा। अगर धनावेशी तो उस पर कुछ धनावेश होगा, अगर ऋणावेशी तो उस पर कुछ ऋणावेश होगा। लेकिन उदासीन वस्तु पर आवेश 0 है, ये क्या कह रहे हो? आवेश 0 नहीं है, ये क्या कह रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर उदासीन वस्तु के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो नेट आवेश है दैट इज इक्वल टू 0। नेट आवेश हमारा 0 के बराबर है, उस पर कुछ आवेश है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, लेकिन नेट आवेश कितना है? 0। कहानी समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आवेश 0 नहीं होता बल्कि नेट आवेश जो है वो 0 होता है, ठीक है। वहां पर आवेश है, दो तरह के आवेश है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन इक्वल है, इसके कारण नेट आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम्स में इस टाइप के कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस है वो आते रहते हैं कि सिंपली बोल दिया जाएगा कि एक उदासीन वस्तु में होता है, ठीक है, बोल दिया जाएगा, नीचे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आवेश 0 होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, नेट आवेश 0 होता है। तो आप सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन जो है जाकर के देखेंगे कि आवेश 0 होता है, फटाफट से टिक करके आएंगे, नहीं, आवेश 0 नहीं होता बल्कि नेट आवेश जो है वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ या आवेशन क्या होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन। देखिए, सिंपल सी बात है, हमने जाना था हमारे चैप्टर के अंदर, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि बेसिकली आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर हमें किसी वस्तु को नेगेटिवली चार्ज करना है यानी ऋणावेशित करना है तो आप क्या करो, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दो, और अगर उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस यानी कि किसी वस्तु को, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं आवेशन, ठीक है। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे कि उदासीन वस्तु को, जल्दी से लिखेंगे कि उदासीन वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया, आवेश देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए, आवेशन यानी कि आवेश देने की प्रक्रिया, ठीक है। तो वो प्रोसेस ही हमें जानना है कि कैसे हम आवेश किसी वस्तु को दे सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास इसके लिए 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आवेशन की विधियाँ, यानी कि कैसे हम किस मेथड से हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी उदासीन वस्तु पर आवेश आ जाए, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। वो हम देखेंगे कि किस विधि से कितना और पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे उस पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आवेशन की विधियाँ। अब कोई वस्तु को आवेशित करना है तो या तो उसे छू करके उसको आवेशित करेंगे, यानी कुछ तो करेंगे उस वस्तु के साथ, तभी तो उसमें आवेश आएगा। यानी कि या तो उस वस्तु को छू करके, और हमारे पास कुछ जादुई मेथड्स भी हैं ऐसे जिसमें बिना छुए हम उस वस्तु को आवेशित कर जाएंगे और उस वस्तु को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास आवेशन की जो विधि है वो 2 तरह की होती है। आवेशन की विधियाँ 2 तरह की होती हैं। पहला होता है संपर्क द्वारा, ठीक है, यानी कि उस वस्तु को छू करके, उस वस्तु को टच करके उसको हम आवेशित करेंगे, ठीक है, यानी उस वस्तु को छूना पड़ेगा, आवेशन के लिए हमें उस वस्तु को छूना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बिना छुए करेंगे, तो उसे हम बेसिकली या तो आप ये बोल सकते हैं कि बिना संपर्क द्वारा, या फिर उसे हम प्रेरण भी बोलते हैं। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा, यानी हम दूर से उसको प्रेरित करेंगे कि भैया छुमंतर आप क्या हो जाओ, आवेशित हो जाओ, और वो आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड भी हम देखेंगे। संपर्क द्वारा हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो हम घर्षण द्वारा कर सकते हैं,
घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है या फिर चालन द्वारा, ठीक है, या फिर चालन द्वारा। देखिए घर्षण द्वारा, घर्षण में क्या करेंगे, हम कोई दो वस्तुओं को रगड़ देंगे। चालन में हम क्या करेंगे, एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से टच करा देंगे, तो एक जो आवेशित वस्तु उसका कुछ आवेश अनावेशित वस्तु पर चला जाएगा। और प्रेरण द्वारा तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि बिना छुए उसको आवेशित कर जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके तीनों मेथड्स को सीखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखते हैं घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो फटाफट से एक सुंदर सी हेडिंग डालो, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट मेथड है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए सिंपल सी बात है, घर्षण द्वारा आवेशित अगर हम कोई वस्तु को करना चाहते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कोई दो वस्तुएं लेंगे और उनको आपस में रगड़ देंगे, उनको आपस में रगड़ देंगे। अगर हम उनको आपस में रगड़ेंगे तो कोई एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर आ गए, तो अब आप ये बताइए, मान लीजिए ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो को स्टॉप करके कि कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी और कौन सी वस्तु धनावेशित होगी, ठीक है। सोच करके फटाफट से जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि ए और बी में से कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी वस्तु ऋणावेशित होगी अगर ए से 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी पर आ चुके हैं। तो आप सिंपल सी बात आप कहेंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु पर हमेशा क्या आता है, ऋणावेश आता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली वस्तु पर ऋणावेश आता है, तो बी वाली ऋणावेशित हो जाएगी और ए वाली जो है वो धनावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कितना चार्ज आ जाएगा इस पर, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर -10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर हमने देखा था, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.6 या अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना ऋणात्मक आवेशित ये हो जाएगी और इतनी ये धनात्मक आवेशित हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके हमने दूसरी वस्तु में डाल दिए हैं, तो दोनों वस्तुओं पर हालांकि चेंज है, टाइप में चेंज है कि एक ऋणावेशित होगी और एक धनावेशित होगी, लेकिन उनका परिमाण बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये भी उतना ही आवेश लिए हुए हैं, ये भी उतना ही आवेश लिए हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, यानी कि दोनों बराबर चार्ज होंगे, दोनों के अंदर चार्ज की जो अमाउंट है वो बराबर होगी, लेकिन प्रकृति उन दोनों की चेंज होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि घर्षण में दोनों वस्तुएं जो है कैसी होती है, समान आवेश से आवेशित होती हैं, ठीक है, समान आवेश से आवेशित होती हैं, ठीक है। लेकिन विपरीत प्रकृति से, ठीक है। विपरीत प्रकृति से का मतलब यानी कि दोनों पर आवेश की जो प्रकृति है वो अलग अलग होगी, लेकिन आवेश की जो मात्रा है वो दोनों पर सेम होगी, ठीक है। तो आपको घर्षण द्वारा आवेशन की जो विधि है, जो प्रक्रिया है वो अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखना है, अगर द्रव्यमान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो देखिए ए का 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का द्रव्यमान थोड़ा सा घट जाएगा और बी के पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान आ जाएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर बहुत डीप में जाकर बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि बी और ए में से अगर सेम वेट के हैं तो बाद में किसका वेट जो है वो बढ़ जाएगा या किसका वेट घट जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर बनाना चाहिए एग्जामिनर तो बना सकता है, लेकिन बेसिकली चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है तो हमें समझ में आ गया कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसी में एक और चीज हम देख लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहें, बेसिकली आपने अपने बचपन में किया होगा कि आप जब बचपन में जो है मॉम जो है आपके सर में बहुत सारा ऑयल लगा करके आपको स्कूल भेजते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो बचपन में हम क्या करते थे, स्केल लेते थे और उसको यूं रगड़ के
बालों में रगड़ के और उसको हल्के से पेपर के पास लेकर के और उसमें हम चेक करते थे कि वो पेपर के जो पीस है वो उससे चिपक जाया करते थे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम नॉर्मल लाइफ में चार्ज से रिलेटेड यानी घर्षण करा करके हम ऐसा कुछ देखते हैं। ठीक है, और कई बार हम देखते हैं कि कई धागे होते हैं तो धागों को हम रगड़ रगड़ के लगातार करें तो वो उसके पास कोई चीज़ लेकर के जाए तो वो धागा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, वही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो घर्षण के द्वारा आवेश के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने रूटीन लाइफ में नॉर्मली देखे होंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। घर्षण द्वारा आवेशन जो है वो हमने देख लिया है और नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड है चालन के द्वारा। ठीक है, सेकंड मेथड है चालन द्वारा आवेशन। तो चालन के द्वारा हमने देखा था, चालन के द्वारा आवेशन अगर हम करेंगे किसी वस्तु को आवेशित तो सिंपल सी बात है कि हम उसके पास कोई ऑलरेडी आवेशित वस्तु जो है वो लेकर के आएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है कि मान लीजिए हमें इस वस्तु को आवेशित करना है। ठीक है, हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक अनावेशित वस्तु है, इसे आवेशित करने के लिए, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अनावेशित वस्तु का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई भी चार्ज है ही नहीं। एक्चुअल में इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इस पर नेगेटिव चार्ज भी हैं। ठीक है, इसके कारण वो अनावेशित है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई आवेश ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि धनावेशित है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे और उस तार के माध्यम से हम इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, एक हमारे पास अनावेशित वस्तु है और एक हमारे पास आवेशित वस्तु है, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब आपकी नज़र में यहाँ पर क्या होने वाला है, आप सोच करके बताइए कि इन दोनों में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि इससे कुछ धनावेश जो है वो इस तार के माध्यम से, इस चालक तार के माध्यम से इस पर आ जाएगा। तो वास्तविकता में क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक्चुअल में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जिसके कारण इस पर धनावेश है। और इस पर तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस पर जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है। तो ये यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन पॉजिटिव को यहाँ पर आकर के ऑक्यूपाई करेंगे और अगर इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो भाई इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ने आकर के और 4 पॉजिटिव को खत्म कर दिया तो इसके पास कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 4 पॉजिटिव आ जाएंगे। अब हम क्या सोचेंगे कि क्या इससे सारा का सारा आवेश इस पर आ जाएगा, क्या ये अब हमारी अनावेशित हो जाएगी क्या? नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो सिंपल सी बात हम ये सोच सकते हैं कि अगर ये वस्तु दोनों बराबर साइज की है तो आधा आधा आवेश हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा आवेश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। एक्चुअल में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं विभव। ठीक है, वास्तव में एक कॉन्सेप्ट होता है विभव, जो कि हम हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि विभव एक ऐसी चीज होती है जो जब तक इन दोनों का विभव बराबर नहीं होगा तब तक इनका जो ट्रांसफर है वो चलता रहेगा और जिस टाइम पर इनका विभव बराबर हो गया, ठीक है, जिस टाइम पर इनका विभव बराबर हो गया उस टाइम पर इनका जो चार्ज का ट्रांसफर है वो कट हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ये मान सकते हैं, आप कॉमन सेंस में ये मान सकते हैं कि इनका ट्रांसफर तब तक चलेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं बराबर आवेशित न हो जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्चुअल में बराबर आवेश जब तक न हो जाए तब तक इनका ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए। ठीक है, जब तक दोनों का विभव बराबर न हो जाए तब तक ये जो है ट्रांसफर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को फटाफट से नोट कर लेंगे, जल्दी से कि विभव बराबर होगा न कि आवेश। ठीक है, विभव बराबर हो जाएगा न कि आवेश। ठीक है, आवेश यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हुआ ही क्यों? क्योंकि ये पहले उच्च विभव पर थी और ये पहले निम्न विभव पर थी, यानी इसका विभव कम था और इसका विभव अधिक था। तो इन्होंने क्या किया, अपना दोनों का जो विभव है वो क्या कर लिया, बराबर कर लिया। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों ने आवेश बराबर कर लिया। ठीक है, छोटी बड़ी वस्तु होगी, साइज में, शेप में अगर फर्क आएगा तो एक्चुअल में विभव में फर्क आएगा, जिसके कारण इनमें कम ज़्यादा आवेश भी हो सकता है जोड़ने के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखें कि हमारे पास मान लीजिए
ये जो गोला है, जो आवेशित हम करके लाए हैं, जो आवेशित गोला हम करके लाए हैं, मान लीजिए इस पर पहले Q चार्ज है, मान लीजिए इस पर Q1 चार्ज है और ये R रेडियस का है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। इसकी भी रेडियस R है जो हमारे पास अनावेशित वस्तु है, ठीक है। और इस पर मान लीजिए थोड़ा सा चार्ज है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा चार्ज है, मान लीजिए Q2 चार्ज है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इन पर अगर इनको हमने इस वायर से जोड़ दिया, चालक तार से जोड़ दिया, तो अब इन दोनों पर जो नया आवेश होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों पर जो नया आवेश होगा वो Q1 प्लस Q2 बटे में 2, यानी कि इसके बराबर होगा, यानी हाफ हाफ हो जाएगा। Q1 प्लस Q2 हाफ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, हाफ नहीं है, लेकिन सेम हो जाएगा। तब तक इनका ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक विभव बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये सेम साइज की है, यानी इनकी रेडियस वगैरह सेम है, तो इसके लिए हम ये चीज़ जो है वो लगा सकते हैं अगर सेम रेडियस हो तो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे जल्दी से, अगर सेम रेडियस हो तो ही करेंगे, अदरवाइज विभव का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और विभव का ये ही कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो विभव का जब आप अभी हमने विभव ही डिस्कस नहीं किया है तो इस चीज़ को हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि आवेश बराबर नहीं होगा, बल्कि ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि विभव बराबर न हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड जो है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारा जादू वाला थर्ड मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा मेथड है, जहाँ पर हम जादू करने वाले हैं, यानी कि बिना छुए हम वस्तु को आवेशित कर देंगे और वस्तु सोचेगी अरे मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है, अरे मेरे साथ क्या हो गया, ये वस्तु सोचेगी। तो थर्ड मेथड है हमारा प्रेरण द्वारा, यानी हम दूर से ही उसको प्रेरित कर देंगे, हम उसमें इतनी प्रेरणा, इतना मोटिवेशन डाल देंगे कि वस्तु की खुद ब खुद उसके अंदर आवेश क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। प्रेरण द्वारा आवेशन बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए, एक कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया पहले कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी उदासीन वस्तु होती है जिसे हमें आवेशित करना है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर जो है आवेश ही जीरो है। ये हमने अभी भी सीखा था कि अगर कोई उदासीन वस्तु है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर आवेश जीरो है, आवेश तो है इस पर, लेकिन नेट आवेश कितना है, नेट आवेश जीरो है, ठीक है। यानी कि जितना उस पर पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। यानी आवेश तो मौजूद है, लेकिन जितने धनावेश हैं उतने ही ऋणावेश भी हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये नहीं फील करना है कि अगर कोई उदासीन वस्तु है तो उस पर आवेश ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हमें इस वस्तु को बिना छुए इस वस्तु को आवेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दूर तार से जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, छुएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा दूर, मान लीजिए हमें इस वस्तु को नेगेटिवली चार्ज करना है, नेगेटिव चार्ज हमें इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास ला करके रख देंगे, सिर्फ इसको इसके पास ला करके रखेंगे, टच नहीं कराएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में ये जो ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में केस फर्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, केस फर्स्ट कि स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था इस पर कुछ जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी थे, ठीक है, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे। अब केस सेकंड में हमने क्या किया है कि इसके पास एक आवेशित वस्तु को ला करके रखा है। अब ये जो धनावेश है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव का प्यार होता है कौन, नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, और पॉजिटिव का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, खुद पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव को धक्का दे करके दूर करेंगे और नेगेटिव को प्यार से अपने पास बुलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव को तो धक्का लगेगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव दूसरी साइड जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे और सारे के सारे नेगेटिव जो है पॉजिटिव से प्यार दिखाने के चक्कर में सारे के सारे यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि धनात्मक वाले सिरे पर सारे के सारे नेगेटिव आकर इकट्ठे हो जाएंगे और सारे के सारे जो धनावेश हैं वो दूसरी साइड पर चले जाएंगे। अब देखिए, हमने इसको प्रेरित किया, अब हम छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, यानी कि छोटा सा इसके साथ गेम खेल जाएंगे। क्या गेम खेल जाएंगे, आपको पता है एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं भूसंपर्कण, ठीक है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा भूसंपर्कण, ठीक है। भूसंपर्कण एक्चुअल में क्या होता है, इस भूसंपर्कण में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा घर होता है सिंपली, ठीक है, जो हमारा घर होता है, ठीक है, ये देखिए,
इस पर एक्चुअल में एक लंबी सी धातु की छड़ लगाई जाती है जिसको कॉन्टेक्ट दिया जाता है जमीन में नीचे। ठीक है, एक्चुअल में जब बिजली वगैरह बारिश वगैरह का सीजन होता है तो बिजली वगैरह कड़कती है तो घर पर बिजली गिरने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सारी की सारी बिजली इस धातु से होकर के कहाँ पर चली जाती है, जमीन में, यानी कि धरती में चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो भू संपर्कण के द्वारा सारी की सारी जो तड़ित जिसे बोलते हैं, जो बिजली होती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं बिजली जो है वो गरज रही है इस टाइप से। ठीक है, तो वो बिजली इसके माध्यम से, इस धातु की छड़ के माध्यम से कहाँ पर चली जाती है, उसको गहरा गड्ढे में जो है इस टाइप से कनेक्ट किया जाता है, इसे बोलते हैं हम भू संपर्कण। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे कि इस वाले सिरे को, ये वाला जो दूसरा सिरा है, इसको हम धीरे से जा करके छुप करके इसको क्या कर देंगे, इस वाले सिरे को हम भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, जिससे ये सारा का सारा धनावेश जो है वो किस में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। अब आप कहेंगे धनावेश कैसे जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि इस धनावेश को यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहाँ पर इनको ऑक्यूपाई कर देंगे और इनको उदासीन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट था। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव घुले हुए थे। ठीक है, सेकंड केस में हमने क्या किया, इसको इसके पास में ला करके रखा। जैसे ही हमने पास में ला करके रखा तो इस टाइप का अरेंजमेंट इनके अंदर हो गया। तो अब हम केस 3 में क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, केस नहीं लेंगे हम, इनके जो है हम इन्हें स्टेप लेंगे। ठीक है, यहाँ पर केस नहीं लिखेंगे, हम स्टेप लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है हम प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट स्टेप में हमने ये किया, स्टेप सेकंड में, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे कि यह हमारा जो है इसको एज इट इज़ हम बनाए रखेंगे, चाहे बाहर भी दिखा सकते हैं। ये तो हमारी वो वाली ऑब्जेक्ट है जो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको हटाना नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा, इसको हटाना नहीं है। ठीक है, और ये वाला हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है जहाँ पर नेगेटिव इधर आ चुके हैं और जो धनात्मक है, ठीक है, वो दूसरी साइड एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम भू संपर्कित करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके साथ और इन पॉजिटिव आवेशित को क्या कर देंगे, खल्लास कर देंगे। ठीक है, इनको खल्लास कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप 4 है, स्टेप 4 होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेसिकली ये तो पॉजिटिवली चार्ज है ही, कलर का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कलर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सिंपली जो भी कलर मेरे सामने आ रहे हैं मैंने इनको बना दिया है बस ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से सारे के सारे धनावेश गायब हो जाएंगे और इस पर सारे के सारे ऋणावेश, इस पर सारे के सारे ऋणावेश, लेकिन अब ये फैलेंगे नहीं, अभी भी ये इधर ही रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आवेश तो गायब हो चुके हैं और यहाँ पर सिर्फ ऋणावेश रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु को हटा लेंगे। हटाने के बाद ये वाली जो वस्तु है वो कैसी हो जाएगी, ये वाली वस्तु, इसके अंदर पूरा नेगेटिव आवेश छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली पहले इन दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर इनको हमने धीरे से इनको किडनैप करा लिया। जैसे ही सारे के सारे धनावेश को किडनैप करा लिया गया तो इसके अंदर सिर्फ ऋणावेश बच गया और सिर्फ ऋणावेश बच गया। अब हम इसको दूर ले जाएंगे और इस पर ऋणावेश रह गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, अब अगर आप कहना चाहें कि अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव की जगह धनात्मक आवेश चाहिए, तो धनावेशित करना था तो क्या करते, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको धनावेशित करना था तो आप यहाँ पर देखिए, सिंपल सा देखिए, हम धनावेशन के लिए क्या करेंगे कि धनावेशित अगर हमें किसी वस्तु को करना है तब हम क्या करते, तो देखिएगा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही हम क्लियर कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन तो रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब चार्जेस घुले हुए हैं। ठीक है, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। ठीक है, चलिए इसको हमें करना है धनावेशित करने के लिए हम इसके पास में ऋणावेशित जो है ऑब्जेक्ट वो लेकर के आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ऋणावेशित ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी लिया है, जिसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे, और जैसे ही हम इससे थोड़ा सा दूर रखेंगे तो यहाँ से अब ये नेगेटिव किसके लिए प्यार दिखाएगा, पॉजिटिव के लिए प्यार दिखाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव इसके पास इकट्ठा हो जाएंगे और नेगेटिव इससे दूर भागेंगे, क्योंकि नेगेटिव का सबसे बड़ा दुश्मन तो नेगेटिव होता है, ये इनको धक्का देगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग करेंगे। क्या चीटिंग करेंगे, हम चीटिंग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम इनको किडनैप करा देंगे, इन नेगेटिव्स को किडनैप कराएंगे। कैसे किडनैप कराएंगे देखते जाइए।
हम यहाँ पर इनका भूसंपर्कण कर देंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव किडनैप हो जाएंगे। कैसे? अब धरती जो होती है ना, धरती ले भी सकती है और दे भी सकती है। माँ होती है धरती हमारी, तो जितना चार्ज उसको दोगे ना वो ग्रहण कर लेगी बेचारी, और जितना आप उससे लेना चाहते हो ना वो ले लेगी। अब हम यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को जाकर के कहाँ पर किसको दे देंगे? धरती माँ को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह जाएंगे? ये तो नेगेटिवली है ही चार्ज, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाएंगे। और जैसे ही हम इसको दूर हटा लेंगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा? इसमें सब जगह पॉजिटिव आवेश रह जाएगा, जो कि इसमें जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमने किसी एक वस्तु को नेगेटिवली चार्ज करना है दूर से ही तो हम कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज करना है दूर से ही तो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम ये कहना चाहें कि हमें कोई दो वस्तुएं चाहिए, एक पर धनावेश चाहिए और एक पर ऋणावेश चाहिए, हम बारी बारी से उनको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, बारी बारी से उनको नहीं करना चाहते हैं, जबकि हम क्या चाहते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ करके हम लेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए लेंगे, ठीक है। जितना पॉजिटिव इसके पास है उतना ही पॉजिटिव इसके पास है, और जितने नेगेटिव्स हैं उतने ही नेगेटिव्स हैं, ठीक है। इनको एक साथ हमें आवेशित करना है, तो सेम टेक्निक है। हम क्या करेंगे, इसके पास चाहे पॉजिटिव ले आओ चाहे नेगेटिव ले आओ। एक मान लीजिए हमने धनावेशित छड़ हम इसके पास ला करके रखेंगे, टच तो हमें कराना ही नहीं है, ठीक है, टच तो हमें कराना ही नहीं है, क्योंकि प्रेरण द्वारा है ना, बिना छुए जो है इनमें इनको आवेशित करके जाना है। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या चेंज आ जाएगा? तो इसमें दोनों जुड़े हुए हैं तो सारे पॉजिटिव इस कोने में आएंगे और सारे नेगेटिव उस कोने में जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जैसे इंटरेक्शन स्टार्ट होगी तो इन दोनों के अंदर क्या होगा देखते जाइएगा। इन दोनों के अंदर इन नेगेटिव्स के लिए इस पॉजिटिव से प्यार उमड़ेगा, तो ये सारे नेगेटिव इस कोने पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव उस वाले यानी कि इस वाली साइड इकट्ठा हो जाएंगे। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, अब देखिए कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस छड़ को उस पर रखते हुए सिंपली इनको सेपरेट कर लेना है, ठीक है, सिंपली इनको सेपरेट कर लेना है। देखिए तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि सिंपली इन दोनों को दूर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इन दोनों को दूर करेंगे, इसे भी हटा लेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को दूर करेंगे। जैसे ही हमने इन दोनों को दूर किया तो एक पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर धनावेश आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एक साथ हमने एक ही बार में कोई दो ऑब्जेक्ट्स को नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंपल सा स्टेप है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो डायग्राम बना करके लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, एक साथ दोनों चार्ज भी हो गए और भूसंपर्कण भी हमें करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर मेथड भी है कि एक साथ हमारे पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्थिर विद्युत बल के बारे में। स्थिर विद्युत बल देखिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, ठीक है। हम बार बार ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं यानी धनावेश और धनावेश, ऋणावेश और ऋणावेश जो है उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल, ठीक है। कैसा बल होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल, ठीक है। ये बात तो बाद की है कि प्रतिकर्षण लगता है या आकर्षण, लेकिन हमें ये पता है कि आवेशों के बीच में क्या लग रहा है? बल लग रहा है, ठीक है। और इस बल को किसने समझाया है? कूलाम भाई साहब ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि आवेशों के मध्य एक बल जो है वो काम करता है जिसे हम स्थिर विद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे? स्थिर विद्युत बल, ठीक है। और इसके ऊपर इन्होंने एक नियम दिया जिसमें उन्होंने अच्छे से समझाया कि स्थिर विद्युत बल किस चीज़ के बराबर होता है, कैसे कैसे लगता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम बल या कूलाम का नियम, ठीक है। इस बल को समझाने के लिए कूलाम साहब ने जो नियम दिया उसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम। और वही कूलाम का नियम यानी स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम का जो नियम है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
कोई भी दो आवेश हैं तो उनके मध्य कूलाम बल लगता है, यानी एक स्थिर विद्युत बल लगता है, जिसे कूलाम साहब ने समझाया तो उसे कूलाम बल भी बोल देते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत बल या इसे हम कूलाम बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कूलाम बल। अब कूलाम साहब ने क्या बताया हमें? कूलाम साहब ने बताया कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो आवेश हैं, एक हमारा आवेश है Q1 और दूसरा हमारा आवेश है Q2। ठीक है, और मान लीजिए ये r दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। तो इनके मध्य एक बल काम करता है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल। अब ये जो बल होता है ये समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणन के। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, और ये चीज़ आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ रहे हैं कि कूलाम साहब ने ये समझाया कि ये जो दोनों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण तो बाद की बात है, दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, दो आवेश हैं, हमने अभी डिफाइन नहीं किया है कि धनावेश है या ऋणावेश है, लेकिन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। फर्स्ट थिंग, पहली बात जो इन्होंने बताई वो हमने नोट कर ली। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो बल होता है ये आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता ही है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब देखिए, समानुपाती का मतलब तो है डायरेक्टली समानुपाती हो जाएंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इस टाइप से, यानी उसका जो व्युत्क्रम होता है उसके समानुपाती होते हैं। किसके? r की स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि f जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये साइन ही लगाएंगे कि f जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि f प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें कूलाम साहब ने हमें बताई। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है कि f जो है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। ठीक है, जैसे ही हम इन दोनों समीकरणों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है इस टाइप का रिलेशन, और हमें पता है क्योंकि हम स्मार्ट हैं। ठीक है, हम स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट बच्चे हो। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती निशान हटाते हैं, समानुपाती का जो निशान है वो हटाते हैं, तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, देखिए f बराबर, जैसे हम बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया एक कांस्टेंट k। ठीक है, k, और ये हो जाएगा एज इट इज Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई ना? और ये जो k होता है यहाँ पर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर आप इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, और या फिर आप इसे बोल सकते हैं कूलाम कांस्टेंट। ठीक है, कूलाम कांस्टेंट यानी कूलाम नियतांक बोल सकते हैं। ठीक है, स्थिर विद्युत नियतांक बोल सकते हैं, या फिर स्थिर विद्युत बल नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये के यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ ली है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि ये के एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हमने पता चल गया कि हमें ये जो है एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल में यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए और इसको हम खल्लास कर देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। कूलाम बल क्या समझाया कूलाम ने कि जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और दूरी के वर्ग के यानी आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इन दोनों को जैसे हमने मिलाया तो हमारे पास ये जो है टर्म आई, और यहाँ से हमने जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया के। ठीक है, इतना आपने देख लिया। ठीक है, अब हम इस के की बात करते हैं। अब हम इस के की बात करते हैं कि ये के एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये जो के होता है ये होता है 1/4 पाई ई नॉट। ठीक है, ये जो के होता है ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये जो ई नॉट होता है ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। निर्वात के लिए जो इसकी विद्युतशीलता होती है वो यहाँ पर ये है एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बेसिकली अगर इस k की हम निर्वात के लिए वैल्यू देखें तो ये होता है हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेंगे। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, तो यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए k बराबर क्या हो जाएगा F(r²) अपन में Q1 × Q2, ठीक है। Q की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में लेंगे। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन में होती है। तो इसकी यूनिट हम लगाएंगे, देखिए लिख लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कूलाम एंड कूलाम, क्योंकि ये Q और ये Q दोनों की यूनिट कूलाम एंड कूलाम होगी, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लगा देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेंगे। थोड़ा सा हमने K के बारे में देखा है कि K की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, और K एक्चुअल में किसके बराबर होता है 1/4 पाई E0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या फिर इसको E0 बोलते हैं, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। इसकी निर्भरता वगैरह भी देखेंगे कि अगर हम इन दोनों के बीच में माध्यम निर्वात न रख करके कोई नॉर्मल माध्यम रखे, कोई भी अदर माध्यम रखे, तो उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा फोर्स में क्या चेंज आएगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक बार इतना आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने इसकी जो है इसकी यूनिट हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट देखिए इसका व्युत्क्रम है, तो इसकी यूनिट की व्युत्क्रम एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, ओके। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। और निर्वात के लिए इसकी वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट अगर हम लगाएंगे तो कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप जल्दी से नोट कर लेंगे। K और एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू हमने देख ली है, ठीक है। इनकी यूनिट्स भी हमने देख ली है, जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट से। अगर आप CGS यूनिट लगाना चाहते हैं फिर भी लगा सकते हैं कि न्यूटन में यहाँ पर डाइन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इसके लिए हम कहेंगे स्ट्रेट कूलाम, ठीक है, स्ट्रेट कूलाम, ठीक है। ये यूनिट्स भी आप इनको चेंज कर सकते हैं अगर आप CGS यूनिट में बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये होमवर्क रहेगा कि इन तीनों यूनिट्स को CGS यूनिट में कन्वर्ट करके आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एप्सिलॉन नॉट और K जो हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इनके जो इनकी डायमेंशंस है, डायमेंशन नहीं बोलेंगे हम, इनका जो मात्रक है, इनका जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में K की और एप्सिलॉन नॉट की SI यूनिट और CGS यूनिट, ठीक है, दोनों का रिप्लाई करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम सीखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के इसी नियम को, इसी के आगे का पोर्शन देखेंगे कि माध्यम में जाने पर क्या क्या परिवर्तन आएंगे, और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र और उसके बारे में आगे की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो करना आपको ये है, सिंपली वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि अपकमिंग जो वीडियो है उसका लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।